हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो शॉक्स। अगर आप जर्मनी में आने वाले हैं तो आपको क्या क्या शॉक्स लगने वाले हैं। आते के साथ ही आपको क्या क्या सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो नोटिस होंगी, क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से शॉक में डाल सकती हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं, कौन सी कंट्री में आ गए हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो जो चीज़ें हम आज आपको बताएँगे, उन सब चीज़ों के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। आप जब खुद से जर्मनी आते हो, तभी आप एक्सपीरियंस करते हो और तब आपको लगेगा ये कैसी स्ट्रेंज दुनिया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जर्मनी आने वाले हो, और आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मेजर-मेजर क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं जर्मनी आते से ही। तो सबसे बड़ा शॉक जो आपको लगने वाला है जब आप जर्मनी लैंड ही करोगे, वो ये है कि जर्मनी लैंड करते से ही हर जगह आपको जर्मन लैंग्वेज दिखने लग जाएगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए, ऑर्डर करने लगोगे तो मेन्यू में जो आइटम्स लिखी होंगी वो जर्मन लैंग्वेज में लिखी होंगी। आप कुछ ग्रोसरी आइटम्स खरीदने जाओगे ग्रोसरी स्टोर से, तो सब कुछ वहाँ पे जर्मन में लिखा होगा। फ्रूट से लेके वेजिटेबल्स तक के नाम, सीरियल्स तक के, दूध, दही सब कुछ जर्मन में होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या खरीदना है, कुछ गलत तो नहीं खरीद लोगे आप। फिर उसके बाद आप सिग्नल्स पढ़ोगे या रोड साइन्स पढ़ोगे, सिटीज़ के नाम पढ़ोगे, शहरों के नाम पढ़ोगे, वो ऐसे जर्मन में होंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे पहले, क्योंकि आपको पढ़ते से लगेगा नहीं कि ये सच्ची में इस सिटी का नाम है। जैसे म्यूनिक, म्यूनिक का जो जर्मन नाम है वो म्यूनचन है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा, है ना? तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये कोशिश कर सकते हो कि जर्मनी आने से पहले थोड़ा-थोड़ा अपने आप को कस्टम करने लगो जर्मन लैंग्वेज के साथ। थोड़ा-थोड़ा बेस बनाओ, तभी आपको यहाँ पे जो इतना बड़ा शौक है वो थोड़ा-सा कम लगेगा। तो इस बात में जो शौक है वो ये है कि जर्मनी जो है अपनी लैंग्वेज को नंबर वन प्रायोरिटी देता है, इंग्लिश को नहीं। हमारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया इंग्लिश को काफ़ी अच्छे सपोर्ट देती है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में भी लिखी होती हैं। तो कोई भी अगर यहाँ से घूमने जाएगा, इंडिया रहने जाएगा, तो उसके लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी जितनी हमारे लिए है वहाँ से आने के बाद यहाँ पे। सब कुछ हमें जो है यहाँ पे जर्मन में मिलने वाला है। और आते के साथ ही जब आप लैंड करेंगे तो कैब ड्राइवर से बात करना कि हमें आपको कहाँ जाना है, ये सारी डायरेक्शंस वगैरह की भी बातें करना, पैसों के बारे में डील करना, कितना चार्ज होगा कितना नहीं, ये सारी चीज़ें भी जर्मन में होने वाली हैं। और आते के साथ ही आपको बहुत ही एक स्ट्रेंज फीलिंग आने वाली है कि आप कौन सी दुनिया में आ गए हैं, यहाँ से अब इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो उसका यही सॉल्यूशन है कि आने से पहले ही आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें कि आप बेसिक कॉन्वर्सेशंस, बेसिक वर्ड्स जर्मन में कर सकें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आते के साथ ही आपको बहुत ही आसानी होगी। तो दूसरा सबसे बड़ा शौक जो आपको यहाँ पे आने के बाद लग सकता है वो ये है कि यहाँ पे जो खर्चे होने वाले हैं वो यूरोज में होने वाले हैं, आपकी होम कंट्री की करेंसी में नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपका माइंडसेट इस कैलकुलेशन में लगा हुआ है कि ये जो खर्चा आप कर रहे हो, जो ये बिल आप दे रहे हो, ये चीज़ जो आप खरीद रहे हो, ये आपकी कंट्री की करेंसी में कितना बनने वाला है, जैसे कि रुपीज़ में कितना बनने वाला है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है साइकोलॉजिकली। यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, 5-5 गुना, 10-10 गुना भी रेट हैं उन्हीं चीज़ों के जो कि हम इंडिया में खरीदते हैं या आप अपनी कंट्री में खरीद रहे होंगे सेम चीज़। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का पॉइंट बन सकता है कि हमें ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदें, जो कि बेसिक नेसेसिटी हैं आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। पर लेकिन आपको इस चीज़ों में दिक्कत फील हो सकती है कि इतना सारा पैसा जा रहा है बेसिक नेसेसिटीज़ में। तो इस पॉइंट से बचने के लिए, इस पॉइंट को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है जो कि मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि जो भी यहाँ पे आपके खर्चे होने वाले हैं, एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आते के साथ ही उन्हें आप अपनी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट मत करें। और जो आपकी सेविंग्स हैं, जो भी आपकी सैलरी की सेविंग्स हो रही है मंथली, उन्हें आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें और उससे सेटिस्फाइड फील करें। अपने खर्चों को कन्वर्ट मत करें। अदरवाइज आपको अपना घर का रेंट देते हुए भी लगेगा कि 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तो रेंट में ही जा रहा है, हमें नहीं रहना जर्मनी, चलो अपनी कंट्री वापस। तो अपने आप को इस हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हो तो अगला शौक जिसकी हम बात करने वाले हैं, हम उसको बोलते हैं संडे शौक। तो जब भी हम जर्मनी आए थे तो कोइंसिडेंटली हम संडे के दिन बाहर निकले कि थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ खाना वाना बना लेते हैं, खुद से खाएंगे। तो जब हम गए हमने देखा कि पूरी वीरानियत छा रखी है मार्केट में, सब शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी शॉप सब बंद हैं। और फिर हमने रियलाइज किया, बेसिकली हमें पता लगा कि संडे के दिन जर्मनी में सब बंद होता है, सिर्फ रेस्टोरेंट्स को छोड़ के सारे शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स, छोटी छोटी दुकानें तक भी सब कुछ आपको बंद मिलेगा, कुछ भी खुला नहीं होता। जर्मनी में मैक्सिमम प्रोफेशंस को एक कॉमन डे संडे का ऑफ मिलने का रीज़न जो है वो ये है कि फैमिली और फ्रेंड्स के मेंबर आपस में मिल सकें, समय बिता सकें एक दूसरे के साथ। अगर किसी का मंडे ऑफ होगा या किसी का ट्यूसडे, किसी का सैटरडे ऑफ होगा, तो इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही सिमिलर शौक आपको लगने वाला है अगर आपको किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहिए, जैसे इमिग्रेशन ऑफिस की। आपको ये सब सर्विसेज के लिए मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, सैटरडे संडे इनका भी पूरा बंद होता है।
तो अगर आपको ये सारी प्लानिंग करनी है तो वो अपने ऑफिस के काम के साथ ही करनी है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस आवर्स के बीच में ही करनी होंगी। पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ के जो ऑफिस कल्चर है वो भी इसी हिसाब से प्रिपेयर्ड है। सब लोगों को पता है कि उनको ये सारे काम जो हैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही निपटाने हैं। तो आप अपने ऑफिस के बीच में ब्रेक लेके 1 से 3 घंटे का ये सारे काम करने जा सकते हैं। तो अगला शॉक जो आपको जर्मनी में आके लगेगा ही लगेगा, वो ये है कि आपको लगेगा कि जर्मन लोग जो हैं वो बहुत ही रूड हैं। ये बहुत ही कॉमन परसेप्शन है कि जो जर्मन लोग हैं या जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही रूड है। पर अगर हम अपने कल्चर से कंपेयर करें, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ये हमको सिखाया जाता है बेसिकली कि सीधा-सीधा किसी को एकदम से नो नहीं बोलना। हम हमेशा विश्वास रखते हैं कि बात को घुमा के कैसे किया जाए कि अगले बंदे को कम से कम हर्ट फील हो, है ना? पर जर्मन लोग जो हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो हमेशा विश्वास रखते हैं बात को सीधी कहने में। नो आंसर है तो नो बोल देंगे, है ना? आपके मुँह पे बोल देंगे। तब आपको थोड़ा-सा हर्ट फील होता है कि वो बंदा जो है वो सामने शायद रूड था या एरोगेंट था, और सारे जर्मन लोग आपको ऐसे ही लगेंगे। बट इन द एंड जब आप यहाँ पे रहने लगोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये लोग रूड नहीं हैं, इनकी भी अपनी लेवल का अपना पोलाइटनेस का लेवल है, बट ये बस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने में बहुत विश्वास रखते हैं और जो बात मन में है वो सीधा मुँह पे कह देते हैं। तो यहाँ पे रहने के बाद आपको फ़ील होगा कि इनके कल्चर की एक अपनी मिठास है। अगर आप यहाँ पे किसी सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पे जर्मन्स रहते हैं, तो वो आपको हाय हेलो बोलते हुए नज़र आएँगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते हुए नज़र आएँगे। और अगर आपके पास रोड पे कुछ दिक्कत हो जाती है, आपको कोई चोट-वोट लग जाती है, तो यहाँ पे लोग आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आपके पास आके पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, एम्बुलेंस तो नहीं बुलानी, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है अभी इमीडिएटली, वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे जेन्युइनली। कोई भी आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा। तो ऐसी-ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे जो जर्मन डायरेक्टनेस है, रूडनेस नहीं, उसको जर्मन डायरेक्टनेस ही सही परसेप्शन होगा समझना, उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऑफ़िस कल्चर में मेरे को फ़ील होता है कि जब मैं जर्मन कोलीग से डील कर रहा होता हूँ, तो फिर बहुत ही अच्छा होता है उनके साथ डील करना, वो क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट हैं और काम जो है वो 1 मिनट के अंदर डन होने वाला है, क्योंकि वो 1 मिनट का ही था। पर लेकिन अगर किसी और नेशनैलिटी के लोगों के साथ डील करो, जैसे कि अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिशर्स, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है घुमा-घुमा के बहुत ही लंबे जाने वाली है, पर लेकिन एंड रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम ही निकलने वाला था। तो ये चीज़ एंड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आती है। तो एक और बड़ा शॉक जो आपको लग सकता है जब आप जर्मनी आते हो, वो ये है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी शॉपिंग स्टोर में जाओ, किसी कैफ़े में जाओ, तो आपको फ़ील होगा कि कस्टमर सर्विस की यहाँ पे बहुत ही कमी है। आप इंडिया में जाते हो तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि कस्टमर भगवान है। जो सर्विस है वो इतनी कस्टमर सेंट्रिक होती है कि आपको फ़ील होता है कि आपको अपने पैसे की वैल्यू मिल रही है ना? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कस्टमर सेंट्रिक सर्विस यहाँ पे बहुत मिसिंग है, क्योंकि वेटर्स जो सेल्स पर्सन्स होते हैं वो भी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि अगर आपने बोल दिया कि नहीं कोई भी हेल्प चाहिए तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएँगे। अगर आपने वेटर को बोल दिया कि अगर अब आपको कुछ और नहीं चाहिए तो वो दोबारा आपसे पूछेगा भी नहीं, है ना? पर इंडिया में बार-बार लोग आपसे पूछने आते रहते हैं कि आप ठीक हो ना? तो यहाँ पे आपको ऐसे फ़ील होगा कि जो भी पैसा आप खर्च रहे हो, इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पे सब कुछ, और जितना भी पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, उसकी वैल्यू निकल के नहीं आ रही हो, आपको मिल नहीं रही। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वैल्यू आपको मिले, तो आप यहाँ पे हाई एंड सर्विसेज़ ले सकते हो, आप यहाँ पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, मेबी वहाँ पे आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न देखने को मिलेगा इंडिया की सर्विसेज़ के साथ, बट नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रेंड है, वो थोड़ा-सा लेस कस्टमर सेंट्रिक है। तो अगला शौक आपको लगेगा टिप कल्चर के अराउंड। यहाँ पे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए या फिर किसी कैफ़े में जाते हैं और नॉर्मली कुछ पिक करके ही बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर होगा तब भी उन्हीं केसेज़ में, सारे केसेज़ में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप कुछ टिप दें। पहले तो यहाँ पे जैसे जब कैश कल्चर बहुत ही ज़्यादा था, अब तो फिर भी वो थोड़ा-सा डिजिटली हो रहा है, तो यहाँ पे जो है टिप जार्स हमेशा रखे होते थे कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप उसमें कुछ डाल दें टिप्स के तौर पे। अब यहाँ पे जब से थोड़ा-सा डिजिटल हो गया है, ज़्यादा एकदम से तेज़ी आई है कोरोना के बाद से, तो उसके बाद यहाँ पे जो कैश मशीन आती हैं, उसमें भी सबसे पहले ऑप्शन होता है कि आप कुछ टिप जो है सिलेक्ट करें, 5%, 10%, 25% या फिर कुछ कस्टम अमाउंट डाल दें वहाँ पे। या फिर अगर आपको कुछ नहीं देनी है तो स्पेशली उसके बंदे के सामने, वर्कर के सामने आप सेलेक्ट करें नो टिप और उसके बाद अपना नॉर्मल बिल पेमेंट करके बाहर आ जाएँ। तो ये सारा जो कल्चर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आप किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, फाइन डाइनिंग में अगर आप बैठे हैं और आपको बहुत अच्छी सर्विस मिली है, जैसे कि हमने पिछले ही पॉइंट में बताया कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो इतना कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा पहले फील होता था कि टिप किस बात की दें। पहले ही जो सर्विस है वो इतनी कस्टमर सेंट्रिक नहीं है, इंडिया के कंपैरिजन में हमें ऐसा फील होता था।
तो अब टिप किस बात की? पर लेकिन चलो रेस्टोरेंट्स में फिर भी एक जस्टिफाइड है कि आपको एक जो वर्कर है एक सर्विस दे रहा है और वो अपनी सर्विस के अपने समय के कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहता है और उनकी जो की जॉब है वो इतनी हाई अर्निंग जॉब नहीं है, तो उस केस में फिर भी जस्टिफाइबल लगता है। पर लेकिन अगर आप किसी कैफे में अपने पास से खुद से जाते हो और वहां पे काउंटर पे ऑर्डर प्लेस करते हो और फिर वो काउंटर से आपको ऑर्डर उठा के दे देता है, उस केस में भी कई जगह पे तो बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो हो उस केसेस में भी टिप दो। वो तो बिल्कुल ही हमारी समझ में नहीं आता है और अभी तक भी नहीं आता है इतने सालों बाद भी कि उन केसेस में किस बात की टिप। अगर आप सर्विस दे रहे हो, सामान खरीद रहे हैं, हम आपको सामान के पैसे दे रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे इस केस में कैसे कि अगर हम बैठे भी नहीं और कुछ हमने अच्छी सर्विस भी नहीं ली आपसे, आपने हमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया अपनी सर्विस का, तो उन केसेस में जो ये टिप कल्चर है बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी फील होता है कई जगहों पे। चलिए अब वीडियो के आखिरी शौक की बात कर लेते हैं जो आपको जर्मनी में आके लगेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपको आखिरी में ही लगेगा, ये आपको सबसे पहला शौक भी हो सकता है जर्मनी में आने के बाद से ही। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में, कैफे में, किसी शॉपिंग स्टोर में या किसी लोकल शॉप में जब जाते हो, वहां पे लोग आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड नहीं चलेगा। ये बहुत ही बड़े शौक वाली बात है कि जर्मनी इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है वर्ल्ड की और यूरोप की सबसे स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी ये डिजिटली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनमें बहुत ही पीछे हैं। इंडिया में यूपीआई, फोन पे और पेटीएम जैसी सर्विसेज हैं जो क्विकली आप किसी दूसरे बंदे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, बट यहाँ पे ये प्रोसेस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 2 से 3 दिन तक भी ले लेता है अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो ये सोचिए कि ये कितनी मुश्किल बात होगी यहाँ पे जब आप डील करने लगोगे किसी के साथ पैसों में या कैश में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी जगह जा रहे हो तो आप पहले चेक करके जाओ कि वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट होता है या नहीं है। अगर आप अपना कार्ड ही रखना पसंद करते हो जनरली, अगर कैश हाथ में रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि नहीं तो हमारे जैसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाके बैठे, हमने खाना वाना खा लिया और एंड में हमें पता लगता है कि वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और उसके और बाद जो है मैं एटीएम ढूंढ रहा हूँ और उसके बाद एटीएम से पैसे निकाल के लाया हूँ और बिल पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स आपको बहुत मिलेंगे, खासकर जो बर्लिन है उसमें जो ईस्ट बर्लिन की तरफ के जो रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं, वो तो आपको बहुत सारी रेस्टोरेंट्स ऐसे मिलेंगे उस एरिया में कि कोई भी वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। वेस्ट बर्लिन में अब फिर भी बहुत ज़्यादा डिजिटली एडवांसमेंट आ गई है ईस्ट बर्लिन के कंपैरिजन में, पर लेकिन बहुत सारी जगह हैं अभी भी ऐसी जो सिर्फ कैश में ही डील कर रही हैं। और यहाँ पे जो एटीएम्स के बारे में भी एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मोस्टली डीलिंग्स कैश में हो रही हैं अभी भी, तो इसका मतलब मेन बात ये है कि आपको बहुत अच्छे से अपना कैश का स्टॉक मेंटेन करके रखना है अपने वॉलेट में जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। पर यहाँ पे जो एटीएम्स होते हैं वो भी यहाँ पे यूनिवर्सल एटीएम्स नहीं है कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पे जाएं और फिर पैसा विड्रॉ कर लें फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे अगर किसी भी बैंक का एटीएम है जो कि आपका बैंक अकाउंट का बैंक नहीं है, बेसिकली आपका बैंक नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, आपको आप वहाँ पे फीस देनी पड़ेगी एक ट्रांजैक्शन की, अप टू 5 यूरो 6 यूरोज की भी फीस हो सकती है सिर्फ पैसा विड्रॉ करने के लिए। हाँ जी। तो फिर इसलिए आप सेंस ये बनती है, समझदारी ये होगी कि अगर आपको अपने बैंक का एटीएम कोई दिखता है तो अच्छे से कैश निकाल लें, मंथली यूज के हिसाब से या वीकली यूज के हिसाब से एटलीस्ट वो निकाल लें, अपने वॉलेट में रखें, जिससे कि आप यहाँ पे जहाँ पे भी जाएं तो कैश में डील कर सकें अगर वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कार्ड में डील करने का। तो ये शौक जो है बहुत ही बड़ा शौक था जो हमने प्रैक्टिकली फेस किया था और हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी लगी थी कि यार प्लानिंग करनी पड़ेगी, अब तो कैश निकाल के लेके आना पड़ेगा स्पेशली उस एटीएम की ब्रांच में जाके, और वहां से निकाल के पैसे अपने पास रखने होंगे, तभी यहाँ पे हम अपना वीकली या मंथली खर्चा कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप भी बहुत ध्यान रखें यहाँ पे आने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम आशा करते हैं कि जो भी हमने बातें इस वीडियो में शेयर करी हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हों और आपको मेंटली प्रिपेयर करें उन सारे शॉक्स के लिए जो आपको जर्मनी आके लगने वाले हैं।